वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन की, एम्पिरिकल फार्मूला की, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला। किस तरीके से ये आपस में रिलेटेड हैं। सो बच्चा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? किसी भी कंपाउंड के अंदर, लेट अस से वी हैव, एग्जांपल लेते हैं, वी हैव मीथेन, राइट। अब इस मीथेन के अंदर वी हैव टू एलिमेंट्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन। आई वांट टू नो कार्बन की परसेंटेज कितनी है इसमें और हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी से दैट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन in the molecule divided by the molar mass of this molecule. Multiplied by 100 because we are calculating the percentage composition, correct? So अगर हम यहाँ पे देखें और आपको गिवन हो जाए कि अगर मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन निकालना है तो आई विल टेक दैट ऑफ कार्बन। यहाँ आप कार्बन की बजाय यू शुड राइट एलिमेंट, नॉट द कार्बन। ये किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, इट कैन बी कार्बन, इट कैन बी हाइड्रोजन। इफ आई वांट टू कैलकुलेट फॉर कार्बन, कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन, देन आई विल टेक गिवन मास, लेट अस से दिस इज एक्स, लेट इट बी वाई। करेक्ट। अब इसके अंदर हमने मान लिया है कि कार्बन का मास एक्स है और हाइड्रोजन का मास जो कंट्रीब्यूशन है वो y है। सो नाउ वी वांट टू नो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन। सो आई विल से मास ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। किसका मास? मीथेन का। सो 12 प्लस 4 16 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100 will give you the percentage of the carbon in the molecule. Similarly, percentage of hydrogen if I want to calculate. So what is the given mass? Atomic mass of hydrogen is 1 and how many atoms do I have? 4. So it is the y upon 16 into 100. Now अगर आपके पास मॉलिक्यूल गिवन है मीथेन, तो आप कह सकते हो x की वैल्यू कितनी है? जितना कार्बन एटम है। हाउ मेनी कार्बन एटम डू आई हैव? आई हैव ओनली 1. सो 1 कार्बन एटम का एटॉमिक मास लोगे, दैट विल बी इक्वल टू 12 ग्राम। एंड फॉर हाइड्रोजन यू विल टेक 1 gram multiplied by number of the atoms 4. So it is 4 gram. So can we say it is 12 upon 16 multiplied by 100 and 4 upon 16 multiplied by 100? It comes out to be 4 3s are 12, 4 4s are 16, so it is 75%, क्योंकि 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा। ना 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसको और इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड किया, you get 25%, correct? So can we say that 75% is carbon and 25% is hydrogen? So we can say that 25% by mass. Why we are taking mass? क्योंकि आपने यहाँ mass लिया है 12 gram, 16 gram. So this 75% is by mass. 75% by mass of carbon combines with 25% ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो रहा हमारा एक एग्जाम्पल। चलिए दूसरा एक और देखते हैं। अनदर एग्जाम्पल, लेट अस टेक अमोनिया। ठीक। नाउ इन केस ऑफ अमोनिया आई हैव 2 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। व्हाट इज द मास प्रेजेंट, टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अमोनिया? वी नो इट इज ओनली 1 एटम, एक ही एटम है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 14 ग्राम। This is the atomic mass. And what is the atomic mass of hydrogen? 1. How many atoms do I have? Multiplied by 3. This is the number of atoms. So you get 14 gram over here and 3 gram over here, correct? So let us find out the percentage of nitrogen in ammonia by mass. हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ बाय मास कर रहे हैं। सो 14 अपॉन 14 प्लस 3 17 ग्राम टोटल मास। अगर आप इसका टोटल करोगे तो मोलर मास मिल जाएगा आपको, दैट इज इक्वल टू 14 प्लस 3 विच इज 17 ग्राम।
तो 14/17 multiplied by 100 and percentage of hydrogen will be by mass 3/17 into 100. So this is going to give you the percentage of an element by mass in a molecule, right? So अगर आप percentage composition को define करना चाहते हो तो we can say that the mass of solute in a molecule, percentage of mass of element, solute नहीं करना चाहिए आपको, element, percentage of mass of an element in a molecule is called percentage composition. Clear? Percentage mass of an element in a molecule is called as percentage composition of that element. लिख लेते हैं, of that element, right? This is the definition of your percentage composition. आप इसको pause करके note कर लीजिए. Try कीजिएगा, take as an homework that what is the percentage composition of hydrogen and oxygen in water. Find out the percentage composition of hydrogen and oxygen. Pause करके इसको try कीजिए, then we'll solve it. I hope आपने pause करके solve करने की कोशिश की होगी. Let us see how far you were successful. अगर हम percentage composition of hydrogen देखें तो we will write 2 atom है hydrogen के, so 2 gram divided by 18 gram multiplied by 100, which is going to be 1 by 9. So 11.1% is hydrogen. Similarly, percentage composition of oxygen will be 16 divided by 18 multiplied by 100. So इसकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी, या तो आप कैलकुलेट कर लीजिए या आपको पता है परसेंट है, you can subtract 11.1 from 100. That can also be done easily, right? So आप देख सकते हो it will become 88.9. ऐड करके देखो, 9 plus 1 10, ऊपर आया 1, 9 plus 1 10, ऊपर आया 1 8 and 1 9 and 1 10. So it is 100. So it is going to be 88.9%. So this is how you have to calculate the percentage composition of an element in a molecule. Next हम देखेंगे बच्चों what is the empirical formula and what is the molecular formula. ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट इट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल एंड ऑल. ठीक है. सो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ all the elements present in a molecule. Right? Empirical formula gives simple whole number ratio of all the elements present in a molecule. और molecular formula क्या देता है? It gives, यहाँ simple whole number ratio थी, यहाँ it gives exact number of atoms of all the elements present in a molecule. कंफ्यूजिंग लग रहा है? चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. ग्लूकोज बहुत पॉपुलर मॉलिक्यूल है, आप सबसे पहचान भी है उसकी. सो आप देखो उसका फॉर्मूला क्या लिखते हो आप, C6H12O6. करेक्ट बच्चों? अगर मैं इसको एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर दूं, लेट अस से कॉमन नंबर क्या हो सकता है, कॉमन फैक्टर निकाल लें, 6 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, 6C1H2O1. नाउ दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला and this is the molecular formula, because C6H12O6 हमें ये बताता है exactly it contains carbon, hydrogen and oxygen and the number of atoms is
6, 12 एंड 6। लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें ये बताता है दैट द सिंपल रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ग्लूकोज इज 1, 2 एंड 1। यानी अगर ये 1 है तो ये 2 है, और अगर ये 2 है तो ये 1 है। सो 1:2:1। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला में आपको सिंपल होल नंबर रेशियो मिलेगा और यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्लियर है बच्चों? दिस इज व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला और द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? अब जो हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाली थी, अगर मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन मिल जाती है कि एक एलिमेंट कितनी मात्रा के अंदर या कितनी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर एक मॉलिक्यूल में है, तो आई कैन इजीली फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए जरा एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। लुक एट योर एग्जांपल नंबर 1.2. It says that a compound contains hydrogen which is 4.07%. It contains carbon which is 24.27%, and it contains chlorine which is 71.65%. Right? This is given to you. The compound contains परसेंटेज कॉम्पोजिशन। जब हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहा है, दिस इज बाय मास। करेक्ट? अगर मैं मान लूं कि इस मॉलिक्यूल का मास 100 ग्राम है, तो उस 100 ग्राम में 4.07 ग्राम हाइड्रोजन का है, 24.27 ग्राम कार्बन का है और 71.65 ग्राम किसका है? क्लोरीन का है। राइट? एंड द मॉलिक्यूलर मास और द मोलर मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज गिवन टू यू इज 98.96 ग्राम। क्लियर? ये चीजें आपको गिवन है। व्हाट आर दे आस्किंग यू टू फाइंड आउट? ही सेज फाइंड एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब आपको उसका फॉर्मूला देना है, यानी C6H12 से O6 की तरह आपको ये बताना है कौन सा एलिमेंट कितनी नंबर ऑफ एटम्स हैं या कितने नंबर ऑफ मोल्स उसके पड़े हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर। करेक्ट? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हैं। हम एक सिंपल सा मेथड अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे हम बैलेंसिंग करते थे, हम सारे एलिमेंट्स को लिख लेते थे। मैंने भी लिख लिया, दिस इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। करेक्ट? देन यू विल राइट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन। नाउ दिस परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज बाय मास। तो यहां पे कितना है? 24.27। वी विल राइट 24.27। हाइड्रोजन 4.07 एंड क्लोरीन 71.65। इन सबको आप टोटल करोगे तो देखोगे इट कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 100। 7, 7, 14 एंड 5 19, ऊपर है 1, 2 एंड 6 8 एंड 1 9, 4 4 8 एंड 1 9, 7 एंड 2 9, 99.99 ग्राम। राइट? विच इज अप्रोक्सीमेटली एंड मोस्टली 100 ग्राम के बराबर हो गया। अब हमने क्या करना है, यहां लिखना है उसका एटॉमिक मास। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास लिख लीजिए। तो आप क्या लिखोगे? कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का 35.5। ठीक है बच्चों? अब आपको एटॉमिक मास मिल गया और मैंने क्या कहा था, अगर मुझे ये पता चल जाए कि इस मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट्स के कितने मोल्स पड़े हैं, तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। करेक्ट? तो व्हाट इज अ गिवन मास? 24.27 divided by 12, 4.07 divided by 1 and 71.65 divided by 35.5। बोलिए ठीक? सो यहां से आपको क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए कितना आंसर आता है इसका। 12 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 से करोगे तो 2.12 24.202। दिस इज 4.07 एंड व्हाट इज दिस? देखोगे ध्यान से तो ये आपका ऑलमोस्ट डबल आ रहा है। इट कम्स आउट टू बी 2.2। राइट? सिंपल रेशियो निकालनी हो अगर, सिंपल होल नंबर रेशियो के लिए क्या करोगे? इन सब नंबर ऑफ मोल्स में से जो सबसे कम होगा उससे बाकी सबको डिवाइड कर दो, यानी डिनोमिनेटर में लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स रखने हैं
तो देखिए लीस्ट कौन से हैं, 2.02। सो 2.02 डिवाइड करो इटसेल्फ के साथ, 4.07 डिवाइड करो 2.02 के साथ, एंड 2.2 को डिवाइड करो 2.02 के साथ, राइट। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ 1, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 एंड दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। सो ये आपके पास आ गई सिंपल होल नंबर रेशो। क्लियर बच्चों। अब क्या करना है आपको, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख दीजिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, द सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सो क्या हो गया 1 2 1, मिल गया आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या आप यहां से एम्पेरिकल मास निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। कार्बन का एक एटम है तो 12 प्लस हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 मॉलिक्यूल 2 ग्राम, क्लोरीन का 1 है तो 35.5 ग्राम। बोलो ठीक। टोटल कितना हो जाएगा, 5 and 2 7 and 2 9.5 3 1 49.5 ग्राम। बोलो ठीक है। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है विच इज 98.96 ग्राम, ये गिवन था आपको, करेक्ट। अब ध्यान से देखेंगे कि अगर मुझे सिंपल होल नंबर रेशियो से ये जानना है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड नंबर ऑफ द एटम्स क्या होंगे, तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप याद रखिएगा बच्चों, दैट एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू empirical formula multiplied by x is equal to molecular formula, और empirical mass multiplied by x is equal to molecular mass। यानी कि आपको x फैक्टर अगर मिल जाता है तो you will be able to find out। अब x निकालना है तो आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास से को आप एम्पेरिकल मास से डिवाइड कर दो, तो x will be equal to 98.96 divided by 49.5 which comes out to be 2। x मिल गया, यानी कि इस नंबर से अब इन सब डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों क्या आएगा, C2H4Cl2। क्लियर। पॉज करके नोट कर लीजिए। सो अब अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो देखोगे कि बहुत लंबा इस क्वेश्चन को किया गया है, ठीक है, लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस टेबल को करना जानते हैं, इस टेबल को आप बनाना आ गया अगर आपको, तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। सो इस टेबल को बनाइए, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। यही हम बात करते हैं बच्चों हमारे मोल कॉन्सेप्ट की। व्हाट डज दिस मोल कॉन्सेप्ट मीन्स, इसका मतलब ये होता है कोई भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड अगर 1 मोल है तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा सेम रहेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। ये आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट। स्टिल लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट वंस मोर टू यू पीपल। अगर आपके पास कोई भी एटम हो, कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल हो या कोई भी कंपाउंड हो, वॉट एवर इट इज, ऑल ऑफ दीज इफ हैज 1 मोल देन दे ऑलवेज कंटेन पार्टिकल्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, correct। And you know what is Avogadro number? N naught is given by 6.022 into 10 raised to power 23। ये सिर्फ एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कंपाउंड नहीं, आयंस के अंदर भी एप्लीकेबल है बच्चों, ठीक है। इवन अगर आपके पास आयंस भी हैं तो भी उनके अंदर सेम ही रहने वाला है। सो हम इस तरह भी कह सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मोल, दैट 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, or you can say the mass of 1 mole of a substance in grams is called molar mass। मोल्स की SI यूनिट क्या है बच्चों, इट इज MOL,
ई नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा, अक्सर ये गलती होती है। मोल्स की अगर आप लिखते हो तो एसआई सिस्टम में मोल का एसआई यूनिट क्या होता है, मोल। सिंबल कैसे लिखते हैं इसका, MOL, ठीक है। सो मोल्स की एसआई यूनिट लिखा, बोला इसको मोल्स जाता है, वी कॉल इट एज मोल्स, बट उसका सिंबल कैसा है, मोल। जस्ट लाइक इफ यू रिमेंबर, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, we pronounce ohms, but how do we represent, like omega, correct? Similarly, moles is written as or denoted as MOL, small में। अब क्लास 9 में हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए कुछ और चीजें भी देखी हैं, हम उनकी बात भी कर लेते हैं। मोल्स डिनोटेड बाय स्मॉल n is always equal to given mass upon molar mass. Also, this is equal to given number of particles upon Avogadro number. मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ इससे सॉल्व हो जाते हैं अगर आप इसे ध्यान रखते हो। सो गिवन मास इज गिवन बाय स्मॉल m, मोलर मास बाय कैपिटल M, नंबर ऑफ द पार्टिकल स्मॉल है कैपिटल N, एंड एवोगैड्रो नंबर विद n नॉट, राइट। यहीं पे अब क्योंकि क्लास 11 में आ गए हैं तो कुछ नया भी सीखना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैन ऑल्सो बी गिवन बाय, अगर ये कब एप्लीकेबल है, गिवन मास अपॉन मोलर मास सॉलिड केसेस में। व्हाट अबाउट इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में जब हम डील करेंगे तब हम बात करेंगे वॉल्यूम्स की। तो हम क्या लिखेंगे, दैट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड गिवन एट STP divided by molar volume, ठीक। अब यहां आपको ध्यान रखना है एट STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम, at standard temperature and pressure molar volume is 22.4 liters. Also it is given as 22.4 decimeter cube, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहीं पर आप एक और टर्म सीखेंगे, कई जगह पे गिवन होगा at NTP। what is this N, this is called as normal temperature। यहां पर अगर आप मोलर वॉल्यूम की बात करोगे तो यहां आप लिखोगे 22.7 लीटर, एंड इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड। इसीलिए इसमें हम लोग कोई संशय नहीं लेते कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे इट इज 22.4, स्टैंडर्ड के ऊपर 22.7 एंड स्टैंडर्ड के ऊपर इट इज 22.4 लीटर, राइट बच्चों। पॉज करके नोट कर ले। So now if I just summarize that number of mole is equal to given mass upon molar mass, also equal to given Avogadro number, given number of particles upon Avogadro number, also equal to given volume at STP upon molar volume, correct? Similarly, if we conclude for empirical formula and molecular formula, then molecular formula is X multiplied by empirical formula, or molar mass is equal to X multiplied by empirical mass, ठीक, where X is a factor which is whole number, ठीक। एक होल नंबर के साथ इसको आप मल्टीप्लाई करोगे और आपको मॉलिक्यूलर मास या एम्पेरिकल मास के बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगी। इसी के साथ बच्चों यहाँ एक और रिलेशनशिप आप याद रखेंगे, that molecular weight or the molecular mass is equal to 2 into vapor density। VD is vapor density, और ये आपको क्वेश्चंस में गिवन होगी। आपको सिर्फ कई जगह पे इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल मास गिवन नहीं होगा, वेपर डेंसिटी गिवन होगी। ऑल यू हैव टू डू इज ऑलवेज मल्टीप्लाई दिस बाय 2, राइट। आप इसको पॉज करके नोट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आता है स्टोइकियोमेट्रिक एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ये वर्ड थोड़ा सा ना बच्चों को डराता है, तो आप ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या है। बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर आप
इसको देखेंगे तो इट इज बीन डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स. पहला क्या वर्ड है? स्टोइकियन. ठीक. और दूसरा कौन सा है? मीट्रियन. दीज आर द ग्रीक वर्ड्स. स्ट्राइकियन मतलब एलिमेंट्स एंड मीट्रियन मतलब मास या कैलकुलेशन, मेजर. सो स्टोकियोमेट्री एक्चुअली रिलेट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और कुछ भी नहीं है कि मास जो है वो दोनों तरफ का कैलकुलेट किया जाए, रिएक्टेंट्स का भी और प्रोडक्ट्स का भी. जहां पर भी मास इन्वॉल्व होगा वहां हम स्टोकियोमेट्रिक बोल देते हैं. सो यू कैन से दैट कैलकुलेशन ऑफ masses of reactants and products is called stoichiometric calculations, right? और जहां हम इनकी स्टडी कर रहे हैं, दैट द स्टडी ऑफ द masses of reactant and product is called stoichiometric. ठीक. So what is stoichiometry? Stoichiometry is the branch of science, branch of chemistry would be a better word, that deals with mass of reactants and products. बस इतनी सी कहानी है. आई होप इसको समझने के बाद आप समझ गए होंगे कि हमें बैलेंसिंग करनी है. अगर आप बैलेंसिंग करते हो तो वो स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप या कैलकुलेशन हो जाएगी. जैसे अगर आप बात करते हैं किसी भी एक रिएक्शन की, देख लेते हैं. लेट अस टेक कोई कंबस्शन ले लेते हैं. ठीक है. हमने ले लिया मीथेन विच इज़ अ गैस. इसकी रिएक्शन की आपने ऑक्सीजन गैस के साथ. इट्स गोइंग टू बर्न, और बर्न करने के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है इन द गैसियस फॉर्म. करेक्ट. अब आपको क्लास 10 से ये याद होना चाहिए कि ये इक्वेशन कैसी है. दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इट इज अ स्केलेटल इक्वेशन, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट बैलेंस्ड. देखो कार्बन कितने हैं? 1. यहाँ कितना है? 1. ओके. बैलेंस्ड है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हम क्यों बैलेंसिंग करते हैं? बिकॉज इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो एक कार्बन एटम है, यहाँ भी एक कार्बन एटम है. हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ 4. और यहाँ पर कितने हैं? 2. बोलो ये बराबर है? नहीं बराबर है. यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 2. और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 1 + 2 1, 2 + 1 3. करेक्ट. यानी कि दोनों बैलेंस नहीं है. वी हैव टू बैलेंस इट. दिस इज व्हाट इज स्टोकियोमेट्रिक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. क्योंकि अगर हम मास की बात करें तो ध्यान से देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. लेफ्ट हैंड साइड पे 12 ग्राम है, यहाँ भी 12 ग्राम है, यहाँ 4 ग्राम है, यहाँ 2 ग्राम है, यहाँ 16 दूनी 32 32 ग्राम है, एंड यहाँ 48 ग्राम है. सो आप देखो ये दोनों बैलेंस्ड नहीं है. करेक्ट. मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट सेम. टोटल करोगे तो ये बराबर नहीं आएगा, इसीलिए आपको इसे बैलेंस करना पड़ेगा. करेक्ट बच्चों. सो बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे? डेफिनेटली हमने देखा है हमारा रूल क्या था. अगर आपको याद है रूल बैलेंसिंग का, तो वी यूज टू यूज मेटल फर्स्ट, देन नॉन मेटल, देन हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन. दिस इज द ऑर्डर ऑफ बैलेंसिंग. करेक्ट. सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन. अब इस रिएक्शन में ध्यान से देखो, मेटल कोई भी नहीं है क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप छोड़ दीजिए क्योंकि उसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो देखने हैं. सो मेटल यहाँ है नहीं, नॉन मेटल है कार्बन. कार्बन 1 दोनों बैलेंस्ड है, तो यानी यहाँ वाला स्टेप तो खत्म. अब आई बारी हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ कितने हैं? 2. सो टू बैलेंस इट, अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे? हम इन सब के ऊपर घर बना देते थे, है ना. बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड. जो लगाना है इसके आगे प्रीफिक्स यानी इसका कॉफिशिएंट लगाना है. तो चलिए यहाँ पर हम लगा लेते हैं एक. यहाँ लगा दिया 2. सो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 बैलेंस हो जाएगा. चलिए अब कार्बन बैलेंस 1 1, हाइड्रोजन के 4 बैलेंस. ऑक्सीजन बची 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, राइट. लेकिन यहाँ पे 2 और भी हैं. सो इसका मतलब आई हैव टू प्रीफिक्स ऑक्सीजन विद सम अदर एलिमेंट एट नंबर. तो आप यहाँ लगा दोगे क्या? 2 2 2 ज़ा 4, 2 and 2 4 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 कार्बन.
So now it has become the balanced chemical equation. तो अब क्या लिखोगे आप? Methane gas reacts with 2 moles of oxygen gas to produce 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water in a steam form. Correct? अब मासेस देखते हैं. ये कितना है? कार्बन का 12 और 4 16 ग्राम. ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए. एक एटम का मास होता है 16 फोर सा 64 ग्राम. 16 फोर सा 64. हाँ. कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड 16 टू सा 32 एंड 12 44 ग्राम प्लस 36 ग्राम्स. करेक्ट? जरा टोटल करके देखो दोनों बराबर आते हैं क्या? देखते हैं. 6 and 4 10, ऊपर आया 1, 7 and 1 8, 80 grams. Is it equal to this thing? 6 and 4 10, 0 ऊपर आया 1, 3 4 7 and 8 80 gram. Yes, it follows the law of conservation of mass. ठीक. अब हम क्या कहेंगे? स्टोकियोमेट्रिक क्या कहती है? That it is said, स्टोकियोमेट्रिक लैंग्वेज में क्या लिखोगे? 16 gram of methane reacts with 64 gram of oxygen to produce 44 gram of carbon dioxide and 36 gram of water. ये है स्टोकियोमेट्रिक लैंग्वेज कि कितना मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस हाउ मच मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. एक लैंग्वेज ये हो गई. अब दूसरी लैंग्वेज देखते हैं. यहाँ कुछ नहीं लिखा तो कैन आई पुट 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2. सो देखो इसको और दूसरी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे. यू विल राइट 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन to produce 1 mole of methane of carbon dioxide and 2 mole of water. देखो ये भी एक स्टोकियोमेट्रिक लैंग्वेज है. बात समझ में आ गई? आप इसको मोल भी लिख सकते हो, आप इसे मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो. वन एंड द सेम थिंग. बात समझ में आई? सो इसका मतलब मास, मोल, मॉलिक्यूल सब रिलेटेड हैं, है ना? 16 ग्राम लिखा है तो मोल निकाल लोगे. 1 मोल है. अगर चाहो तो मॉलिक्यूल लिख सकते हो क्योंकि मीथेन का 1 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है ना? 1 मॉलिक्यूल क्या होता है? O2. तो 2 लिखा है तो 2 मॉलिक्यूल्स हो गए. राइट? सो स्टोकियोमेट्रिक लैंग्वेज में हम मोल्स में या मॉलिक्यूल्स में या ग्राम्स में बात कर सकते हैं. क्लियर? इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिए. आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बच्चों लिमिटिंग रीएजेंट. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए लिमिटिंग रीएजेंट इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा लिमिटिंग रीएजेंट का मतलब क्या है. मैं इसी इक्वेशन को दोबारा लेती हूँ जो हमने अभी लिखी. दैट 14 ग्राम 16 ग्राम्स और 1 मोल और 1 molecule of methane reacts with 64 grams or 2 moles or 2 molecules of oxygen to produce carbon dioxide plus water. तो यहाँ क्या लिखोगे? 44 grams और 1 mole और 1 molecule and 36 grams और 2 moles और 2 molecule. करेक्ट है? यानी कि अगर ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है तो इतना मास तो मुझे चाहिए है. चलिए अब हम कहते हैं कि मेरे पास ऑक्सीजन का जो मास अवेलेबल है वो कितना है? 32 ग्राम्स. ठीक. इसका मास कितना अवेलेबल है? 16 ग्राम्स. दिस इज गिवन टू मी. ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो जरा बताइए यहाँ कितना मास बनेगा और क्या पॉसिबिलिटी आपको लगती है? सोच के बताइए. इसमें बच्चों आपने ध्यान क्या रखना है? देखो 1:2, 1:2. समझ में आई बात? रेशो यहाँ लिख लें, मोलर रेशो.
इसका 1 मोल रिएक्ट करता है 2 के साथ, तो प्रोड्यूस करता है 1 मोल इसका और 2 मोल इसके, करेक्ट। अब ध्यान रखना किसके ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन के। जिसके ज्यादा चाहिए उस पे नजर रखिए, हमेशा उस पे नजर रखिए। चाहिए कितना था मुझे, 64 ग्राम, है कितना, 32 ग्राम। 64 ग्राम रिएक्ट्स विद 16 ग्राम, तो 32 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, तो आप यहां लिखोगे दैट 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन reacts with 16 gram of methane, correct? However, 32 gram of oxygen will react with 16 upon 64 into 32 gram of methane. Simple unitary method. तो ये क्या हो जाएगा, 8 ग्राम। ध्यान से देखो, सो अब रिएक्शन क्या बन गया, CH4 reacts with oxygen gives us carbon dioxide gas plus water gas। ठीक, ये रेशो थी, करेक्ट। हमें रिक्वायर्ड था 16 64 टू प्रोड्यूस 44 36, दिस वाज रिक्वायर्ड। अवेलेबल क्या है, 16 32। सो रिएक्शन क्या होगी, 8 32 बनेगा कितना, जितना ये था उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे आप। ये अगर आधा हुआ है तो ये भी आधा हो जाएगा, 22। अब देखो ये 1:2 का रेशो था, अगर ये आधा हुआ है तो ये भी आधा होगा, 18 ग्राम्स। वैसे भी देखो 64 से 36 बन रहा था, 32 से कितना बनेगा, आधा, 18 ग्राम्स। क्लियर है बात। सो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, किसने हमारा प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बनने दिया, ऑक्सीजन ने, क्योंकि ऑक्सीजन मेरे पास कम थी। ऑक्सीजन, और यू कैन से ड्यू टू ऑक्सीजन प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिड्यूस्ड, राइट। सो oxygen is the limiting reagent। क्योंकि ध्यान से देखोगे तो 16 अवेलेबल थी, 8 ही यूज हुई है, 8 तो अभी भी बाकी है मेरे पास, तो ये तो अभी भी है। लिमिट में कौन है, जो चीज नहीं है मेरे पास वही तो लिमिटेड है। रिसोर्सेज, मार्केट में कपड़े तो बहुत है खरीदने के लिए, बट पैसे नहीं है मेरे पास तो मैं खरीद नहीं सकती। सो व्हाट इज द लिमिटिंग रिसोर्स, माय मनी। ठीक है, तो कार्बन तो बहुत सारी अवेलेबल है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है उसके साथ जोड़ने के लिए, तो फिर लिमिटिंग रीजेंट हो गया ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर, पॉज करके नोट कर लें। अब जरा स्टोकियोमेट्रिक भाषा में भी बात कर लें, हमारे पास रिएक्शन में हुआ क्या है। देखो रिएक्शन वही लिखनी है जो आपके पास गिवन है, ठीक है। अब देखो आपके पास 16 ग्राम की, ये पूरा 16 ग्राम अवेलेबल था, ये 32 ग्राम अवेलेबल है, ठीक है। तो रिएक्शन में रिएक्ट कौन कौन कर रहा है, ये 32 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, इसका 8 ग्राम रिएक्ट किया, 22 ग्राम बना और 18 ग्राम बना, करेक्ट। ये कितने मोल्स हैं, दिस इज 0.5 मोल्स और 0.5 मॉलिक्यूल। ये कितना है, 1 मोल, दुगना चाहिए था ना 1:2 की रेशो में, और 1 मॉलिक्यूल। दिस इज 0.5 मोल और 0.5 मॉलिक्यूल, आधा ही मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, और ये 1 मोल एंड 1 मॉलिक्यूल। ध्यान से अगर आप देखो तो हुआ क्या है, 2 ऑक्सीजन के थे, 64 चाहिए था, मिला कितना, 32। तो इस पूरी इक्वेशन को एक्चुअली में हमने 2 से डिवाइड किया है, तो देखो आधा मोल रह गया, 1:2, ये दोनों डिवाइड होंगे 1:2, आधा मोल एंड 1 मोल। सो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1.3 और 1.4 देखेंगे तो सेम एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपका। दे आर आस्किंग कि अगर 16 ग्राम मीथेन जलता है तो बताइए वाटर कितना बना, कितने मोल कितना बना। 16 ग्राम डलेगा, ये 8 से अगर 18 बन रहा है तो ये दुगना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 से 36 बना। ये देखो 16 ग्राम से 36 ग्राम बन रहा था। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, सेकेंड जो आपका 1.24 है,
वो कहता है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितनी मीथेन चाहिए, तो आधी मोल चाहिए। 22 ग्राम के लिए 8 ग्राम चाहिए, हाफ अ मोल इज रिक्वायर्ड। ही इज आस्किंग यू इन मोल्स, तो आप 1.5 मोल लिखोगे। इज दैट क्लियर? नाउ लिमिटिंग रीजन को समझने के लिए लेट अस लुक एट योर प्रॉब्लम नंबर 1.5 ऑन योर पेज नंबर 22। क्वेश्चन सेज आपके पास गिवन है आपको नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस। ही सेज nitrogen gas given to you is 50 kgs. Hydrogen gas is given to you is 10.050 kg. चलिए यहाँ भी डेसिमल लगा लेते हैं। ज़रा सोचिए यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी। डेफिनेटली यहाँ 3, यहाँ भी 3। ये सारा मिक्सचर क्या बना रहा है? अमोनिया बनाता है, राइट? कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म्ड। आपको बताना है अमोनिया कितना बनेगा इन केजीज ऑब्वियसली। ठीक है जी। ऑल्सो ही इज सेइंग कि दैट आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, राइट? आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं उसने, एक अमोनिया का मास बता दीजिए जो बना है और लिमिटिंग रिएजेंट बता दीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या समझना है? सबसे पहली चीज इस तरह के क्वेश्चंस में या केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा, रिमेंबर टू राइट डाउन द इक्वेशन। तो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है गैसियस फॉर्म में टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस, करेक्ट? दिस इज आवर स्केलेटल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ठीक, बैलेंस करना है आपको। यहाँ नाइट्रोजन, अब देखो फॉलो करेंगे मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रूल। अभी आपके पास मेटल है कोई? नहीं है। नॉन मेटल है नाइट्रोजन। ये 2 एटम्स हैं इसके, यहाँ कितने एटम है? 1। सो आई हैव टू पुट 2 ओवर हियर। 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, यहाँ कितनी है? 3 2 6, तो यहाँ 3 लगा दे, हो गई बैलेंस। नाउ अब ले लें नंबर ऑफ मोल, स्टोकियोमेट्रिक रेशियो पे आ जाते हैं। मास लेना चाहो पहले मास ले लो, तो आप क्या लिखोगे? नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, एक एटम का मास होता है 14 ग्राम, तो 2 का कितना हो गया? 28 ग्राम। हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 ग्राम, यहाँ टोटल एटम कितने हैं? 6, तो 6 ग्राम। तो ये कितना हो गया? नाइट्रोजन का 17 और 3 14 एंड 3 17 इंटू 2 34 ग्राम, करेक्ट? चलिए नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से भी कर लें। यहाँ है 1 मोल, यहाँ है 3 मोल और यहाँ है 2 मोल। ठीक है बच्चों, ये है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। आपको गिवन क्या है? दिस इज गिवन मास कितना है? 50 केजीज, तो हम 50 केजीज को लिख लें। और यहाँ क्या है? 10 केजीज, करेक्ट? अब आपको बताना है यहाँ कितना बनेगा। आइडियली आपको ये सोचना चाहिए, दिमाग में ये आएगा कि भाई ये तो 10 ग्राम है, 10 किलो, ये 50 किलो है, करेक्ट? आपको रेशो देखनी है बच्चों। रेशो रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड रेशो इज 1:3 टू प्रोड्यूस 2, यानी जितना ये बन रहा है उसका दुगना अमोनिया बनेगा, प्रोवाइडेड हाइड्रोजन उसका तिगना हो। बोलो ठीक है? आपको अपने सारे क्वेश्चंस करने हैं बच्चों एसआई यूनिट में। केजी इज नॉट दी एसआई यूनिट ओवर हियर। हमारे पास ग्राम्स में चल रहा है और मोल्स में चल रहा है। स्टोकियोमेट्रिक के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उससे कोशिश कीजिए आप मोल्स के साथ यूज करने की। 28 ग्राम का 1 मोल होता है, तो 50 केजीज के कितने मोल निकलेंगे? यू हैव टू कैलकुलेट इट। ठीक है, आप 50 केजी को 50,000 ग्राम भी लिख सकते हो। तो लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स दोनों के, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। व्हाट इज द मास गिवन? 50,000 एंड व्हाट इज द मास गिवन? 10,000 ग्राम्स, करेक्ट? मैंने केजीज को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। ओके बच्चों, एंड नाइट्रोजन का क्या यूज करना है आपको? मॉलिक्यूल यूज करना है। तो ध्यान रखिए नंबर ऑफ मोल्स जब कैलकुलेट करोगे तो आप मॉलिक्यूल्स के करोगे, क्योंकि मास भी आपको मॉलिक्यूल्स का गिवन है, ना कि एटम्स का। सो मास, मॉलिक्यूलर मास लोगे इसका 28 ग्राम, इसका भी क्या लोगे? 28 ग्राम। इसके मोल्स काउंट कर लो,
you can find out number of moles will be equal to 50,000 divided by 28 and 10,000 divided by, okay, hydrogen is 2 gram, molecular mass 2 gram divided by 2. बोलो ठीक है. सो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी अराउंड 17.86 इंटू 10⁻² मोल्स, और इसके आएंगे आपके पास 5 इंटू 10⁻³ मोल्स. ठीक है, और यू कैन से 50 मोल्स, है ना. अगर हम इनको सेम रेशियो में लेकर आए तो सेम स्टोकियोमेट्रिक रेशियो या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाओगे तो 50 इंटू 10⁻² हो जाएगा. कैन बी रिटन एज 50 इंटू 10⁻² मोल. तो ध्यान से देखो, इसके 17.86 मोल अवेलेबल है और इसके 50.10⁻² मोल्स अवेलेबल है. नाउ वी नो दैट फॉर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन वी नीड 3 moles of hydrogen gas. Available is 17.586 into 10⁻² moles. For these 2 moles we need at least, multiply कर दें इसको 3 से, we need 17.86 10⁻² multiplied by 3 moles of hydrogen. कितने बन गए देखो, 3 6 18, ऊपर है 1, 3 है 24, 25, ऊपर है 2, 51, 53.58 moles of hydrogen is required, right? But we have only 50 into 10⁻² mole. ठीक, required 53 है हमारे पास 50. So we can say that hydrogen is the limiting reagent. करेक्ट. लिमिटिंग रीजन आइडेंटिफाई करने का कारण क्या होता है? वी हैव टू फाइंड आउट कि किसके हिसाब से प्रोडक्ट की परफॉर्मेशन देखें. अब नाइट्रोजन के हिसाब से नहीं देख सकते कि ये डबल बना रहा है, अब हमें हाइड्रोजन के हिसाब से देखना पड़ेगा. हाइड्रोजन अगर 3 है तो अमोनिया 2 मोल्स बनाता है. तो अगर हाइड्रोजन 3 मोल्स है तो अमोनिया 2 बनाता है. तो अगर मेरे पास हाइड्रोजन इतनी है तो अमोनिया कितनी बनेगी? दैट यू हैव टू फाइंड आउट. देखो यहाँ पॉज करके नोट कर लो जरा. एक बार फिर हम इक्वेशन लिख लेते हैं अपनी. नाइट्रोजन गैस प्लस 3 ऑफ द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस 2 अमोनिया गैस. अब दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट. करेक्ट. और इसका रिलेशनशिप अब हमें देखना पड़ेगा क्योंकि इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा. जितना ये होगा उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा. सो वी कैन से दैट 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ अमोनिया. सो 50 into 10⁻² मोल ऑफ हाइड्रोजन produces how many moles? 2/3 into 50 moles of ammonia. करेक्ट. तो कितना बन जाएगा देखो, 100/3 मोल, दैट इज इक्वल टू 33 into 10⁻², 33.3 into 10⁻² moles, राइट, into 10⁻² moles. अब हमें इसको ऐसे नहीं लिख सकते, वी हैव टू राइट इट इनटू साइंटिफिक नोटेशन. सो यू विल राइट हेंस अमोनिया प्रोड्यूस्ड will be 3.33 into 10⁻³ moles. बोलो ठीक है. अब उसने हमसे मोल की जगह पूछा था मास. करेक्ट. तो हम अपने सेकेंड पार्ट पे आते हैं. दैट 1 मोल ऑफ अमोनिया contains 17 grams. तो 3.33 into 10⁻³ moles of ammonia contains what? 17 into 3.33 into 10⁻³ grams. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 17 3 जा 51,
ऊपर है 5, 17 3 are 51 and 5 56, ऊपर है 5, 5 15, 17 3 are 51 and 5 56. So after 2 decimal places हमने यहाँ लगा दिया into 10⁻³ grams, or we can say 56.61 kgs of ammonia will be produced. Clear? Pause करके आप note कर लें. बच्चों, in our next class we will talk about various kind of expressions that we used in case of solutions. So we'll talk about reactions in solutions. और वहाँ हम बात करेंगे various kind of expressions used. ठीक है? So सबसे पहला होगा आपका मास परसेंट, जो हमने अभी पहले भी बात की है और अपने जूनियर क्लासेस में भी की है. मास परसेंट या फिर वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट, करेक्ट. दूसरी हम बात करेंगे यहाँ मोल फ्रैक्शन की. देन वी विल टॉक अबाउट मोलैरिटी, मोलैलिटी. ठीक है. वी विल टॉक अबाउट नॉर्मेलिटी ऑल्सो. ठीक है. एंड इसके अलावा वी विल टॉक अबाउट वेरियस अदर कॉम्पोजिशंस, कॉन्सेंट्रेशंस, लाइक पार्ट्स पर मिलियन, एंड पार्ट्स पर बिलियन. कुछ भी नहीं है. परसेंटेज निकालते हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, मिलियन करोगे तो इंटू 10⁻6 कर दोगे, और अगर बिलियन करोगे तो 10⁹ से मल्टीप्लाई करोगे. बाकी सब चीज़ें सेम रहने वाली है. पर विल टॉक अबाउट दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.